यहाँ पर आज हम लोग जो वोकैब डिस्कस करने वाले हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने वो कॉमन वर्ड उठाए हुए हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए सबसे कॉमन और इनिशियल माने जाते हैं। तो इसमें बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आज हम लोग वो सारे वर्ड यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे ही, साथ में बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और आज मैं बहुत सारे वर्ड पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये जो आप अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर को जो आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग इतने सारे वर्ड करने वाले हैं कि जो लोग वीडियो के लास्ट तक पहुँचेंगे उनको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम लोग आज कितना सारा जो है पढ़ कर यहाँ से अपना काम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोगों के सामने इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड मैं आपको समझाऊंगा और ये हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इनिशियल और सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इसका यूज़ भी बताता चलूँगा, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कारणवश वो अगर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। घर पर पढ़ने में आप यहाँ पर 6 से 7 दिन लगातार लगे रहेंगे, शायद आपको इतना याद नहीं हो पाएगा जितना मैं आपको एक दिन में याद करा दूंगा। और आपको इसका यूज़ भी पता चलेगा और पता चलेगा इसका यूज़ कैसे क्लोज टेस्ट में करते हैं, फिलर में करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम करते समय जो हमारी गलतियाँ होती हैं कि हमें इसका अर्थ नहीं पता होता, वो सारी गलतियाँ आपको जो है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड की लिखा हुआ है वर्जन। बहुत ध्यान से देखिएगा, BURGEON। जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले जो वर्ड इंपॉर्टेंट माना जाता है वो माना जाता है प्रॉस्पर। ठीक, ये जो आप 4 वर्ड देख रहे हैं, वर्जन, प्रॉस्पर, फ्लॉरिश और थ्राइव, इन चारों, ये जो चारों हमारी वर्ब हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना, विकास करना, प्रगति करना। अब जैसे कि किसी इंसान ने आपसे आपके पैर छुए और आप उस इंसान से ये बोल रहे हैं कि फूलो फलो, यानी कि बहुत तेज़ी से विकास करो, प्रगति करो, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हम उस इंसान को अक्सर एक ये आशीर्वाद देते हैं कि मे यू प्रॉस्पर, यानी कि आप तरक्की करिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेज़ी से। तो कोई इंसान जब बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, प्रगति करता है, बहुत तेज़ी से विकास करता है, इंग्लिश में उसको प्रॉस्पर कहते हैं। यही कारण है कि इंग्लिश में समृद्धि यानी कि अमीरी को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, और जो इंसान समृद्ध हो चुका है उस इंसान को प्रॉस्पिरस कहते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देना चाहें तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज़ बोर्ड पे। मैं यहाँ पर कोरे में लिख दे रहा हूँ कि प्रॉस्पर माने अमीर होना, यानी कि ये क्रिया है। ठीक, ऐसे देख लेते हैं, प्रॉस्पर मतलब अमीर होना यानी कि क्रिया है, और प्रॉस्पिरस वो इंसान जो अमीर बन चुका है, यानी कि समृद्ध है, अमीर है, वेल्दी है, वेल्दी इसका पर्याय बन जाएगा। और समृद्धि को इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी का ऑपोजिट बनाने पे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी का अगर उल्टा बनाना यानी कि उल्टा बनाने पे आएंगे ऑपोजिट, यानी कि दुख का समय, तो इंग्लिश में वो एडवर्सिटी कहलाता है। एडवर्सिटी दुख का समय, प्रॉस्पेरिटी सुख का समय। पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। प्रॉस्पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से तरक्की करना, यानी विकास करना, प्रगति करना। जो इंसान अमीर बन चुका है यानी कि समृद्ध, वो इंग्लिश में प्रॉस्पेरस कहलाएगा। सुख का समय यानी कि समृद्धि, अमीरी क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेरिटी कहलाएगा। प्रॉस्पेरिटी का उल्टा हो जाएगा एडवर्सिटी, यानी कि दुख का समय। थोड़ा सा इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो हमारा एडवर्सिटी बना हुआ है, यानी कि जो नाउन है, ये हमारा बना हुआ है एडवर्स से, ADVERSE, एडवर्स से। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी कि जो आपके हित में नहीं है, बिल्कुल आपका उल्टा है। इसीलिए इंग्लिश में विपरीत परिस्थितियों को एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इंग्लिश में प्रतिकूल परिस्थिति को एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। नाउन बनाएंगे तो प्रतिकूल समय यानी कि वो समय जो आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय ज़रूर आता है उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, हर चीज़ मेरे इच्छा के बिल्कुल उल्टा चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो समय क्या कहलाता है, एडवर्स यानी दुख का समय। तो जो पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करते हैं। आज हमने भी क्लास से स्टार्ट की है प्रॉस्पर से। प्रॉस्पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से तरक्की करना, विकास करना, फलना फूलना। प्रॉस्पिरस जो अमीर है, प्रॉस्पेरिटी अमीरी यानी कि वेल्थ, ये वेल्दी, ये वेल्थ। ठीक, एडवर्सिटी दुख का समय जो कि बना है एडवर्स से। एडवर्स का मतलब हो जाएगा एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल ठीक उल्टा है, यानी कि ऑपोजिट सिचुएशन, प्रतिकूल परिस्थिति। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि जब आप क्लोज टेस्ट करने बैठेंगे, फिलर करने बैठेंगे, तो आपको इसका मतलब पता होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है, फलती फूलती है, फलने फूलने को इंग्लिश में हम लोगों ने प्रॉस्पर पढ़ा है। प्रॉस्पर को इंग्लिश में हम लोग जो है बर्जन, फ्लॉरिश और थ्राइव, इन चारों वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, बर्जन,
प्रॉस्पर, फ्लॉरिश और थ्राइव, इन चारों वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए या तरक्की करने के लिए। बताइए आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही है? प्रॉस्पर, बर्जन, फ्लॉरिश और थ्राइव। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने जो है बहुत पहले पढ़ा हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो ड्रग्स का अवैध कारोबार है बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। तो द इलीगल ट्रेड, जिसको एग्जाम्पल लिखना हो लिख सकता है क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा। द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स इज़ फ्लॉरिशिंग या इज़ बर्जनिंग ऑल ओवर द कंट्री, बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। तो बर्जन, प्रॉस्पर, फ्लॉरिश, थ्राइव, इन चारों का मतलब हो जाएगा बहुत तेज़ी से फलना फूलना, विकास करना या प्रगति करना। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो संख्या में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होना, बहुगुणन होना। कभी कभी हम किसी चीज़ की संख्या में देखते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी एकदम से जो है बढ़ोतरी होने लगती है, संख्या मल्टीपल होने लगती है, मल्टीप्लाई होने लगती है। इंग्लिश में उसको हम लोग प्रोलिफरेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोलिफरेट कहते हैं। अब देखिए अगर प्रोलिफरेट की बात करेंगे, फिर टॉकिंग अबाउट प्रोलिफरेशन, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था। जब हमारे शरीर में या किसी के शरीर में कैंसर होता है तो संख्याएँ जो सेल्स होती हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। मान लो सपोज दैट यू आर सॉल्विंग एनी क्लोज टेस्ट, आप कोई क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पर हम लोगों को कैंसर की बात दी हुई कि कैंसर हो गया और जो सेल्स हैं बहुत तेज़ी से उस जगह पर बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो इंग्लिश में वो प्रोलिफरेट कहलाएगा। प्रोलिफरेट माने क्या हो जाएगा? संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन होना। बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर आप लोग साथ में अगर हो सके तो नोट करते जाइएगा, वरना स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप आराम से समझ लीजिए, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में मेरे भाई इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक। तो प्रोलिफरेट संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन होना, क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तेज़ी से फैलना, विकास करना, प्रगति करना अलग चीज़ है, ठीक है। और संख्या में दिन चौगुन चार गुना एकदम से बढ़ोतरी होना वो अलग चीज़ है। तो प्रोलिफरेट का पर्यायवाची मल्टीप्लाई आता है। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फूलती है, ठीक है, तो इंग्लिश में उसको बर्जन, प्रॉस्पर, फ्लॉरिश और थ्राइव कहते हैं। बर्जन और ब्लजन में बहुत डिफरेंस है। बर्जन फलना फूलना है, यानी कि प्रॉस्पर, फ्लॉरिश, थ्राइव, चार पर्यायवाची में साथ याद कीजिएगा। लेकिन जो ब्लजन है इसका मतलब होता है भारी वस्तु से पीटना। क्या होता है? भारी वस्तु से पीटना। यही कारण है जब भी किसी इंसान को लोहे के रॉड से पीट कर मार डाला जाता है, इंग्लिश में हमेशा उसको पैसिव में एक सेंटेंस आता है कि ही वॉज ब्लजन्ड टू डेथ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सेंटेंस लिखा हुआ है, ये देखिए, वो उसको पीट कर मार डाला गया भारी वस्तु से। ही वॉज ब्लजन्ड टू डेथ, BLUDGEON, पैसिव में बनाएंगे, ही वॉज ब्लजन्ड टू डेथ। बताइए क्लियर हो रहा है? तो ब्लजन का मतलब हो जाएगा भारी वस्तु से पीटना। पीटने के लिए इंग्लिश में दो वर्ड और एज ए सिनोनियम बनते हैं, एक बनता है थ्रैश और एक बनता है बैटर। बैटर की स्पेलिंग क्या है? BATTER। बेहतर वाले बैटर की स्पेलिंग क्या होती है? BETTR, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ क्या करने वाले हैं? बात करने वाले बैटर की, BATTER। बैटर का मतलब बार बार प्रहार करके पीटना किसी इंसान को, बार बार किसी चीज़ को फेंटना। जैसे कि आप बेसन का कोई आपने अपना मिक्सचर बना लिया, उसको फेंट रहे हैं तो भी बैटर ही कहता है। फिलहाल वो जो मिक्सचर तैयार है उसको भी बैटर ही कहते हैं। फिलहाल ब्लजन का मतलब हो जाएगा भारी वस्तु से पीटना। यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो थ्रैश और बैटर की बात करेंगे BATTER। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोग एकदम से आ जाते हैं कहीं राह चलते हुए और किसी इंसान को पीटना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर रेंज आ रही है, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और कुछ डकैत लोग आते हैं, अपना घुस जाते हैं कंपार्टमेंट में और लूटपाट करने के लिए लोगों को पीटते हैं। इंग्लिश में इस तरह के पीटने को हम लोग अजेल कहते हैं। स्पेलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग हमारे पास में जो है ASSAIL। आप ये एग्जाम्पल आपने बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है बाकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी तरह किसी व्यक्ति को पीटना ये क्या कहलाएगा? अजेल। तो कहीं पर भी जैसे आपने कई बार देखा होगा लोग उपद्रव कर रहे होते हैं और बीच में कोई आता है उसको पीट देते हैं, तो इंग्लिश में अजेल बहुत आता है। और ऐसे लोगों को जो पीट रहे हैं वो एजेलेंट कहलाते हैं, यानी कि इसी स्पेलिंग में आप ANT लगा दीजिएगा। ये रही पीटने की स्पेलिंग ASSAIL, और जो पीटे वो एजेलेंट कहलाता है। यही कारण है कि उपद्रवी लोग जो राह चलते उपद्रव कर रहे होते हैं, ऐसे ही तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे तो तोड़फोड़ करने वाले को वेंडल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उपद्रव कर रहे हो तो शोर मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम लोग मिसक्रिएंट्स कहते हैं।
CREANTS। मिसक्रिएंट्स आर द गाइज हु आर, ये देखिए, हु आर अनोइंग द पीपल डूइंग द जॉब, वाइल डूइंग द जॉब। मिसक्रिएंट्स वो उपद्रवी लोग जो उपद्रव फैला रहे हैं और कहीं पर आ रहे जा रहे लोगों को परेशान करते हैं, स्पेशली मारते हैं, पीटते हैं। तो ऐसे उपद्रवी लोगों को हिंदी में हम लोग उपद्रवी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? मिसक्रिएंट्स कहते हैं। गुंडे के सेंस में वैसे तो राउडी भी हो जाता है, हुलीगन्स हो जाता है। राउडी या हुलीगन्स की स्पेलिंग HOOLIGAN, ये गुंडे की स्पेलिंग यानी कि राउडी की स्पेलिंग। तो कई बार राउडी, हुलीगन, गून, GOON, गून माने गुंडा होता है। ये सारे हमारे लिए एक ही साथ में सिनोनिम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। बर्जन, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना, फलना फूलना, विकास करना, प्रगति करना। हम लोग बर्जन को फ्लॉरिश, प्रॉस्पर, थ्राइव भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिया हुआ है, द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स इज़ फ्लॉरिशिंग ऑल ओवर द कंट्री। फिर मैंने कहा कि बर्जन माने फलना फूलना, जो कि लिखा हुआ है ब्लजन माने भारी वस्तु से पीटना। जैसे कि लोहे के रॉड से किसी को पीट कर मार डालते हैं तो लिख के आता है ही वॉज ब्लजन टू डेथ, ठीक है। पीटने के लिए इंग्लिश में थ्रैश, वही धुनाई करना, और बैटर, BATTER, इन दो शब्दों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अजेल भी पीटने के सेंस में लगाते हैं, स्पेशली जब कोई एकदम से कहीं पर आया, लोगों को लूटने पाटने लगता है, हल्का फुल्का जो है पीट के चला गया, अपने लूट पाट के चला गया, तो पीटने के लिए अजेल बड़ा यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों को जो मार पिटाई कर रहे हैं और उनको हम लोग एजेलेंट कहते हैं, ठीक है। और एजेलेंट की जगह हम लोग कई बार मिसक्रिएंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो मिसक्रिएंट्स वर्ड वहाँ पर आता है। मिसक्रिएंट्स वो लोग हैं जो उपद्रव कर रहे होते हैं, अराजकता फैलाते हैं। बताइए, क्लियर हो गया ना? ये सब मैं इसलिए इतना डीप पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब भरने की बात आती है, क्लोज टेस्ट करने की बात आती है, तो लड़का हमेशा ये सोचता है कि मुझे पता नहीं कि आएगा क्या वहाँ पे, कुछ भी आ सकता है इंग्लिश में। तो ऐसे कंडीशन में आपको वो चीज़ें यूज़ जरूर पता होनी चाहिए जो हमारे कॉमन यूज़ में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एडवर्सिटी, दुख का समय, और एडवर्स, प्रतिकूल समय, एडवर्स सिचुएशन। प्रोलिफरेट माने संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन होना, यानी कि संख्या एकदम से 4 गुनी 5 गुनी स्पीड से बढ़ने लगती है, ये प्रोलिफरेट कहलाता है, ठीक है। और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कहलाएगा दोस्तों, ठीक है बेटा। चलो, तो फिलहाल ये पीटने की और ये पीटने वाले। अगर हम बात करें स्पेयर की, तो स्पेयर एक नाउन भी है और स्पेयर एक एडजेक्टिव भी है। इफ वी टॉक अबाउट स्पेयर इज इटसेल्फ अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। क्लियर हो गया? तो नाउन भी एडजेक्टिव भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी गलती, चेंज कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर वर्ब लिख लीजिएगा कि स्पेयर एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अब आप कभी खाली समय की बात करिए, कोई इंसान अगर खाली समय की बात करे, आपसे अगर मैं पूछूं आप खाली समय में क्या करते हैं, तो आप कहेंगे भैया मैं खाली समय में नाचता हूँ, गाता हूँ, डांस करता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ भी करते हैं। तो खाली समय को यानी कि बचे हुए समय को इंग्लिश में स्पेयर टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेयर टाइम कहते हैं। तो स्पेयर हमारा क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि साथ में टाइम हमने नाम लगाया हुआ है, ठीक। तो स्पेयर टाइम क्या होगा? खाली समय, ठीक है। क्या कहलाएगा? खाली समय। लेकिन स्पेयर को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो किसी इंसान को बख्श देना, छोड़ देना। अक्सर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तो बोलते हैं आई शैल नॉट लीव यू। अगर आप आई शैल नॉट लीव यू नहीं बोलना चाहते तो आई शैल नॉट स्पेयर यू बोल सकते हैं। स्पेयर का मतलब होता है बख्शना। कई बार मैं क्लोज टेस्ट में देख चुका हूँ। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, अक्सर वहाँ पर एक जैसे सेंटेंस लिख रहा है कि उन डकैतों ने, गुंडों ने आदमी औरतों को तो पीटा ही, बच्चों तक को नहीं बख्शा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दे डिड नॉट स्पेयर इवन द चिल्ड्रन। तो स्पेयर माने किसी इंसान को बख्शना यानी कि छोड़ देना, ठीक है। स्पेयर माने बख्शना, ये वर्ब है। स्पेयर टाइम खाली समय एडजेक्टिव हो जाएगा। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है मेरी बात ना? और ब्लजन माने भारी वस्तु से पीटना, थ्रैश माने पीटना, बैटर माने पीटना, अजेल माने पीटना, और जो पीटते हैं उपद्रव फैलाते हैं इंग्लिश में वो मिसक्रिएंट्स, हुलीगन्स या गून कहलाते हैं। तेजी से फलना फूलना, विकास करना, प्रगति करना, ये बर्जन, प्रॉस्पर, फ्लॉरिश, थ्राइव। मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ड ज़्यादा हैं। अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक दो बार में जब पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा मेरे भाई। तो कम से कम आप ऑप्शन तो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सारे जो है सिनोनिम्स कराने वाला हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेयर का मतलब बताया, स्पेयर टाइम खाली समय। स्पेयर वर्ब है, इसका मतलब किसी इंसान को छोड़ देना या बख्श देना, ठीक है। नहीं बख्शा तो नॉट लगा देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चौथे वर्ड की, डिसगाइज। डिसगाइज को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड जो है पढ़ना पड़ेगा, वो है गाइज। गाइज का मतलब होता है स्वरूप, यानी कि फॉर्म। आपका स्वरूप कैसा है, आपका भेष कैसा है। और डिस लगा दिया तो यानी कि भेष बदल दिया, आपने अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं,
हाँ, बड़ी अच्छी मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि रावण जब सीता जी का अपहरण करने आया तो वो एक साधु के भेष में आया। तो रावण केम के भेष में, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। हमारा सेंटेंस बनेगा रावण रावण केम इन द गाइज ऑफ, के भेष में, इन द गाइज ऑफ अ सेज या सेंट कह दो यार, ठीक, सेज या सेंट। चलिए, तो के भेष में इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन द गाइज ऑफ। इन द गाइज ऑफ माने क्या नोट करेंगे? के भेष में, ठीक। और डिस लगा दिया तो हमने भेष को बदल दिया। बताइए, क्लियर हो गया? वर्ब बना दिया हमने, गाइज को हमने जो है वर्ब बना दिया, डिसगाइज क्या हो गया? भेष बदलना, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस लिखा है, उसने खुद उसने अपना भेष जो है एक जोकर के रूप में कर दिया, तो ही इज डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज अ जोकर। कभी कभी सेल्फ नहीं लगाते हैं, उसका केस मैं अलग बताऊंगा आपको, उस पर कंप्लेन मत कीजिएगा। ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ या ही डिसगाइज्ड एज अ जोकर। तो डिसगाइज माने क्या होगा? भेष बदलना। क्लियर हो रहा है? वहाँ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। डिसगाइज माने क्या हो जाएगा? भेष बदलना, ठीक है। भेष बदलने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैस्क्यूरेड, MASQUERADE। अगर आप भेष बदलने की बात करेंगे तो वहाँ पर कई वर्ड लिखे होते हैं, छद्मावरण करना या स्वरूप बदलना, बहुत सारे वर्ड लिखे होंगे। तो फिलहाल डिसगाइज और मैस्क्यूरेट हमारे क्या होते हैं? भेष बदलने के लिए यूज़ किए जाने वाले दो वर्ड हैं। आया बेटा? चलो एक मिनट ज़रा मैं भाई पानी पी लेता हूँ यार, वेट। चलिए, तो भेष बदलने के लिए डिसगाइज, मैस्क्यूरेड और एक वर्ड लिखा हुआ है कैमोफ्लैग। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी जाती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक के एग्ज़ाम्स में, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए एग्ज़ाम में मिसस्पेल्ड के लिए मैस्क्यूरेड और कैमोफ्लैग आर रियली इंपॉर्टेंट। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी स्पेलिंग जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। डिसगाइज, कैमोफ्लैग और मैस्क्यूरेट तीनों ही सिनोनिम के तौर पर पूछे जाते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अगर देखेंगे तो उसमें कैमोफ्लैग अलग है। कैमोफ्लैग का मतलब होता है वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेना, जो कि हमारा गिरगिट कर सकता है। गिरगिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैमेलियन कहते हैं। तो गिरगिट का मतलब हो जाएगा कैमेलियन, और उसके पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपना जो रंग है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो चेंज कर सकता है। जैसा भी आसपास का कलर है वैसा अपना कलर वो कर सकता है। तो कैमोफ्लैग का मतलब हो जाएगा वातावरण के अनुसार रंग बदलना, टू चेंज योर स्किन कलर to the environment, according to the environment. I'm right? So disguise, masquerade and camouflage are all are synonyms, और आपको ये तीनों एक साथ में याद करने पड़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि इस कैमोफ्लैग की जो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब अलग है। खुद का रंग वातावरण के साथ बदलना। हमारे जो सैनिक सिपाही क्या करते हैं, कई बार आपने मूवीज़ में पिक्चरों में देखा भी होगा कि अपने चेहरे पर हरा पेंट पोंछ लेते हैं ताकि वो पेड़ के पीछे छिपेंगे तो हरे कलर में उनका जो चेहरा दिखाई नहीं देगा, विजिबल या समझ में या क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो कैमोफ्लैग वातावरण के अनुसार रंग बदलना, डिसगाइज भेष बदलना, मैस्क्यूरेड भेष बदलना, और तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं। ऑल थ्री आर सिनोनिम्स टू वन अनदर। I'm right? So guys, let us revise all these words what we have studied today. Let us talk about the first one here. Burgeon. Burgeon means to thrive, to prosper, to flourish. It means to progress by leaps and bounds. दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, बहुत तेजी से फलना फूलना। And when we talking about in the increase of the number of something, this is called proliferate, संख्या में बहुत तेजी से बहुगुणन होना। आए बच्चों? चलिए सेकंड की बात करेंगे तो ब्लजन मतलब भारी वस्तु से पीटना, इंग्लिश में थ्रैश, बैटर, अजेल या मिसक्रिएंट्स हमारा अजेल कहलाएगा। और जो पीटता है, उपद्रव फैलाता, अराजकता फैलाता है, ऐसे लोगों को इंग्लिश में मिसक्रिएंट्स, हुलीगन्स या गूंस कहते हैं। गुंडे की स्पेलिंग है। स्पेयर इज इट सेल्फ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब बोथ, ये भी वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। स्पेयर टाइम खाली समय, और स्पेयर एज ए वर्ब यूज़ करेंगे मेरे भाई तो इंग्लिश में किसी इंसान को बख्श देना यानी कि छोड़ देना। बात करेंगे भेष बदलने की तो डिसगाइज माने भेष बदलना, भेष बदलने इंग्लिश में हम लोग मैस्क्यूरेट भी कह सकते हैं। थर्ड वन की बात करेंगे तो कैमोफ्लैग, वातावरण के अनुसार रंग बदलना। पता है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 5वें की, स्टर्न, ठीक है। देखिए आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीमे धीमे ध्यान से सुनकर पढ़िए, और ये कोशिश कीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप एग्जाम्पल्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए तो स्टर्न की बात करते हैं। जब भी सरकार कोई किसी नेगेटिव चीज़ के खिलाफ सख्त कदम उठाती है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेक स्टर्न स्टेप। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा,
या मेरे साथ बोलिएगा, सख्त कदम उठाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक स्टर्न स्टेप। बताइए, क्लियर हो रहा है? सख्त कदम उठाना, टेक स्टर्न स्टेप। और स्टर्न को इंग्लिश में हम लोग जो है स्ट्रिंजेंट, सीवियर, हार्श, रिगरस, ये 5 वर्ड यूज़ करते हैं। शुरुआत के जो 2 वर्ड हमने लिखे हुए हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? स्टर्न स्ट्रिंजेंट मीन्स टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप। तो जब इसको सिनोनियम की बात करेंगे तो स्ट्रिक्ट हमारा जो है इसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम बन जाएगा। ठीक है, तो व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप इट मीन्स वी हैव टू यूज अ वर्ड, आई मीन एन एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड स्टर्न और स्ट्रिंजेंट, राइट? स्टर्न एंड स्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाना। सख्त को हम इंग्लिश में जो है रिगरस कहते हैं। इसीलिए जब किसी इंसान को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तो उसको इंग्लिश में रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, तो वहाँ पर RI लिखा होता है। RI का जो फुल फॉर्म है वो यही है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ ताउम्र कैद की सज़ा दे दी है और ये उसके लिए प्रकार की सख्त सज़ा है। तो RI का मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ऐसे सेंटेंस लिखा रहता है, द जज सेंटेंस्ड हिम RI। जब भी जज कोई सज़ा सुनाता है तो इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, एक प्रोनाउंस आता है, एक सेंटेंस आता है। कितने साल की सज़ा सुना रहे हैं मेरे भाई, तो इंग्लिश में वो हमारे लिए प्रोनाउंस वर्ड ज़्यादा, सॉरी सेंटेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेंटेंस और प्रोनाउंस। क्लियर हो गया? चलिए, अनाउंस नहीं करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो स्टर्न, स्ट्रिंजेंट, सिवियर, हार्श, रिगरस। इसमें रिगरस, स्ट्रिंजेंट और स्टर्न तीनों इंपॉर्टेंट है। सिवियर और हार्श, ये जो आप वर्ड देख रहे हो हार्श, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये इतना अलग अलग जगह पर इतने अलग अलग सेंस में आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सारी यूज़ क्या है। एक तो आपने हार्श लगाया सख्त के लिए, इसीलिए जब नोट करिए तो नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई इंसान किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है इंग्लिश में उसको हार्श क्रिटिसिज्म कहते हैं। और एक लाइन बहुत सुनी, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई ये है। तो ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है मतलब कि हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। अब दिखाई नहीं पड़ता होगा मैं क्या आपको मैं बोल रहा हूँ, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हार्श का जो मतलब आप अगर देखेंगे ना एज ए सिनोनियम, तो बिटर यानी कड़वे के सेंस में आ जाएगा, स्ट्रिक्ट या हार्ड के सेंस में भी आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इंटेंस भी आ जाता है, जब भी कोई चीज़ की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में उसको हार्श कहते हैं। जैसे कि आपने किसी इंसान को बहुत ही कठोर सज़ा दी है, तो कठोर को इंग्लिश में हम लोग इंटेंस, ये कि बहुत ही उग्र सज़ा है प्रकार की, तो हार्श इंटेंस का पर्यायवाची बन जाता है। तो हार्श के 3 वर्ड, इंटेंस, बिटर और सिवियर, एज ए सिनोनिम के तौर पर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? और जब भी सरकार किसी भी कानून के किसी भी नेगेटिव चीज़ के खिलाफ सख्त सज़ा उठाएगी, इंग्लिश में उसको स्टर्न स्टेप, स्ट्रिंजेंट स्टेप या रिगरस वर्ड एज ए सिनोनियम आ सकता है, लेकिन जो ये मेनली इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं वो स्टर्न और स्ट्रिंजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता हो, ये इंसान भी नहीं लगाते। कई बार आपने अगर देखा हुआ है, लड़के क्या कर लेते हैं कि या कॉपी किताब उठाई और लिख लिया बढ़िया, एसवी बख्शी से कोई किताब उठा के पढ़ लिया कि स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट। अब आपने लगा दिया कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, माय फादर इज़ वेरी स्टर्न, माय फादर इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। तो ये मत कीजिएगा, ठीक है? सख्त सज़ा के लिए इंग्लिश में हम लोग स्टर्न स्ट्रिंजेंट लगाते हैं, और ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि किसी प्रकार के स्टेप के लिए ज़्यादा लगाया जाता है। चलिए आइए अब बात करेंगे यहाँ पर लीनियंट की। जिस तरह आपने किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी कठोर सज़ा के लिए स्टर्न का स्टेप यूज़ किया, किसी कठोर कदम के लिए स्टर्न का यूज़ किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार लीनियंट भी यूज़ किया जाएगा। ये जो आप लीनियंट देख रहे हो ना बच्चों, ये हिंदी में आप इसको पढ़ोगे तो लीनियंट माने उदार होता है। उदार का मतलब वो उदार नहीं जो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, किसी पर दया दिखा दी। लीनियंट को जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लीनियंट का एग्जैक्ट मतलब होता है टू बी लेस स्ट्रिक्ट, यानी कि पहले बहुत सख्त थे अपने किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे, लेकिन कुछ कारणों से मन पिघल गया, दिल पिघल गया, और अब हम पहले से उसमें थोड़ी सी कोताही बरत रहे हैं, थोड़ी सी नरमी बरत रहे हैं। तो जो नरमी बरतता है वो इंसान लीनियंट कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो, क्लास में पढ़ाते समय मैंने बताया था बच्चों से कि कई बार जैसे कि क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को 10 साल की उम्र कैद 10 साल की कैद सुनाई गई, सज़ा सुनाई गई कि वो जेल में रहेगा 10 साल,
और उसका जो बिहेवियर है बाकी लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा है कि लोगों ने उसके लिए बताया कि अब ये सुधर गया है और ये अपना अच्छा बिहेवियर कर रहा है। तो जज होता है या जेलर जो भी है, जो डिसाइड करता है, वो क्या करता है 2 से 3 साल की सज़ा कम कर देता है कि यार इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, अब इसको थोड़ा सा यार रियायत दे दो 3 साल को, 3 साल की इसको जो है हमने डिस्काउंट कर दिया 3 साल का। तो वो जो अब हम लोग सख्ती कम बरत रहे हैं, उस इंसान को इंग्लिश में लीनिएंट कहेंगे। क्योंकि जब आप उदार की इंग्लिश करने बैठते हो तो उदार का मतलब होता है बेनेवोलेंट, जेनरस, मैग्नानिमस, लिबरल। वो लिबरल अलग है कि दया दिखा रहे लोगों पर, ये अलग है। इसका मतलब है कि लेस स्ट्रिक्ट। इतना डीप बताने का उद्देश्य ये है कि लीनिएंट का उल्टा लोग माइजर यानी कंजूस कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि लीनिएंट का मतलब होता है कंजूस, सॉरी उदार, और माइजर माने कंजूस। तो उदार मतलब बहुत ज़्यादा दया दिखाने वाला, या क्रूअल कर देंगे, निर्दयी दिखा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उदार का उल्टा कर देंगे तो लेस स्ट्रिक्ट का उल्टा स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि अब हम जो है स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब हम सख्ती बरत रहे हैं। तो लीनिएंट उदारवादी वो उदारवादी नहीं जो आप सोचते हो। लीनिएंट का मतलब ऐसा उदारवादी इंसान है जो पहले से कम सख्ती बरत रहा है। किसी अपराधी ने जज से जो है बार बार जो है कहा कि आप मेरी सज़ा कम कर दिए, बहुत अपना जो है उसने रोना शुरू कर दिया, तो जज को शायद दया आ गई, तो उसने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट पर थोड़ी सज़ा कम कर दी, तो जज लीनिएंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, द जज बिकेम लीनियंट टू द एक्यूज्ड। जो जज है वो अपराधी के प्रति क्या हो गया, लीनियंट हो गया, यानी कि थोड़ा सा उदार हो गया। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है। तो ये वर्ड हम लोग देखिए पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 8वें के लिए, अपनी गलती के लिए पछताना। तो जब कोई इंसान पछताता है तो आप बताइए पछताने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, मन में सोचिए, बताइए पछताने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, पछताने के लिए बचपन से हम लोग एक ही वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, वो दो होंगे, दो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक रिग्रेट और एक रिपेंट। रिपेंट पर मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी गलती के लिए पछताते हैं तो शायद रिपेंट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगा सकते हो, रिपेंट फॉर द मिस्टेक। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई किसी इंसान की डेथ हो गई तो फिर कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे रिपेंट के साथ? नहीं समझे, मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। पछताने के लिए एज ए वर्ब अगर हम बात करेंगे तो दो वर्ड हमारे सामने जो है लगाए जाते हैं। एक वर्ड हमारा लगाते हैं रिग्रेट, सॉरी रिपेंट, और एक लगाते हैं रिग्रेट। क्लियर हो रहा है? एक लगाते हैं रिपेंट और एक लगाते हैं रिग्रेट। क्लियर हो रहा है? तो जब नुकसान के लिए पछतावा व्यक्त करेंगे तो रिपेंट फॉर, और जब किसी की मौत पर रोना रोएंगे तो रिपेंट ओवर डेथ ऑफ समवन। वो इंपॉर्टेंट कम है। फिलहाल अब हम अपना काम जो है शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, प्लीज़ मेरे साथ साथ याद कीजिएगा। पछताने के लिए हमारे पास में 5 वर्ड हैं। कौन कौन से? RUE, मैं बता रहा हूँ स्पेलिंग, RUE, RU। RU माने पछताना, ये वर्ब है। RU। पछताने के लिए 2 वर्ड और, रिपेंट, रिग्रेट। RU, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन। एटोन फॉर प्रेपोजिशन हमारी आ चुकी है SSC 10+2 में, जहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमें उन चीज़ों के लिए नहीं पछताना चाहिए जिनकी भरपाई अब नहीं की जा सकती, जिनमें कोई सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी गलतियों के लिए पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं भी आपको लिख के दिखा दूंगा। एटोन और एक्सपिएट, ठीक, 5 वर्ड हमने लिखे हुए हैं, RU, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट। तो ये 5 वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? पछताना। RU, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट। क्या हो गया? क्या है? RU, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट। ये 5 वर्ड मेरे साथ याद कर लीजिए, RU, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट। इनसे मतलब क्या हो जाएगा? पछताना। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, इन सभी के साथ प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं? फॉर। कौन से प्रेपोजिशन लगाते हैं? फॉर। पता है, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था।
एक एग्जाम्पल हमारा 10+2 में SSC में आया, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। वी शुड नॉट, हमें नहीं पछताना चाहिए। वी शुड नॉट अटोन ब्लैंक द मिस्टेक्स, इररिपेयरेबल लॉस मान लीजिए, ठीक। वी शुड नॉट अटोन, हमें नहीं पछताना चाहिए, ब्लैंक बना हुआ है, द इररिपेयरेबल लॉस, रिपेयरेबल का उल्टा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लॉस में नुकसान, ऐसे नुकसान के लिए ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना की जा सके, हमें उसके लिए रोना नहीं चाहिए। तो प्रेपोजिशन मेरे भाई कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? मेरे भाई प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉर हो जाएगी। तो वी शुड नॉट अटोन फॉर द इररिपेयरेबल लॉस, हमें ऐसे लॉस के लिए जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो इन सभी के साथ प्रेपोजिशन जो है फॉर लगाते हैं। रिव, रिपेंट, रिग्रेट, अटोन, एक्सपिएट। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये पछताने के इनमें सारी वर्ब हैं, ठीक। इनका बनाएंगे हम लोग नाउन। नाउन बनाएंगे यानी कि सिर्फ पछतावा। पछतावा वो जिसमें व्यक्त करने के इंग्लिश हम लोग अलग से लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई प्लीज़। आपने यहाँ लिखा हुआ रिपेंट, तो पछतावा को बोलेंगे रिपेंटेंस। क्या बोलेंगे? रिपेंटेंस। रिपेंट माने पछताना, सिर्फ पछतावा रिपेंटेंस। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको बिगाड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? बाद में नोट करना कर लीजिएगा। चलिए, ठीक। रिपेंट से क्या बना? रिपेंटेंस। पछतावा के लिए रिपेंटेंस का पर्यायवाची बनता है पेनिटेंस। बताइए, क्लियर हो गया? पछतावा के लिए दो इंग्लिश हैं, रिपेंटेंस और पेनिटेंस। इसी तरह जब बात करेंगे रिग्रेट की, तो रिग्रेट का नाउन बनाना है सिर्फ पछतावा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं बात समझ लीजिए। इंग्लिश में अगर कोई वर्ब टी से ख़त्म हो रही है तो उसका नाउन बनाने के लिए, या ईटी से ख़त्म हो रही है तो नाउन बनाने के लिए टी की जगह SSION लगा देते हैं। जैसे उत्सर्जित होने के लिए एमिट, तो उत्सर्जन एमिजन। ज़्यादा मैं डीप नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से भटक जाऊंगा। तो रिग्रेट से क्या बन गया? रिग्रेशन। ये देखिए, रिपेंट से रिपेंटेंस, पर्यायवाची पेनिटेंस। रिग्रेट से रिग्रेशन, और सिनोनियम हमारा क्या हो जाएगा? रीमॉर्स। रीमॉर्स। रिपेंट से रिपेंटेंस, पर्यायवाची पेनिटेंस। रिग्रेट से रिग्रेशन, पर्यायवाची रिमॉर्स। बताइए, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और इन सब के लिए जो हमारा मेन वर्ड है कंपंक्शन, मेरे भाई याद कर लेना, वर्ड बहुत सारे हैं, मज़ा आएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? कंपंक्शन, पछतावा। तो पछतावे के लिए 5 वर्ड हमारे सामने, और ये पांचों एक दूसरे के पर्यायवाची की सिनोनियम बनते हैं। और जो इंसान पछताता है, तो रिपेंट से बन गया रिपेंटेंट। ENT हमेशा व्यक्ति को शो करता है मेरे भाई, याद रखना, और ENC उसके नाउन को। रिपेंट से रिपेंटेंट, पेनिटेंस से पेनिटेंट, रिग्रेट से रिग्रेटफुल। आ गया? और इन सब के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है, वो इंसान जो पछता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट, CONTRITE। रिपेंट से रिपेंटेंट, पेनिटेंस से पेनिटेंट, रिग्रेट से रिग्रेटफुल, रिमॉर्स से रिमॉर्सफुल, और क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट हमारा मेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है, वो इंसान जो किसी चीज़ को लेकर पछता है। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? अपनी गलती को पछताने के लिए 5 वर्ड है, रिव, रिपेंट, रिग्रेट, अटोन, एक्सपिएट। तो सिर्फ पछतावा रिपेंट से रिपेंटेंस, पर्यायवाची पेनिटेंस। रिग्रेट से रिग्रेशन, पर्यायवाची रिमॉर्स। लास्ट क्या हो जाएगा? कंपंक्शन। जो पछताता है वो इंसान कॉन्ट्राइट कहलाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है? फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम अपनी कोई फीलिंग व्यक्त करते हैं, चाहे गुस्सा जाहिर करें, चाहे पछतावा जाहिर करें, तो जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस के लिए 2 ही वर्ड इंग्लिश में आते हैं हमारे लिए। वो दोनों वर्ड कौन कौन से हैं? एक है वेंट और दूसरा है एविंस। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? तो जब हम इनके बारे में अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसको यहाँ पर हम लोग जो है नोट कर लेंगे। बताइए, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए बच्चों। जी, तो ये थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। पछताना, पछतावा और जो पछता है। क्लियर है? चलिए।
यहाँ पर आज हम लोग ऐसा कोई भी वर्ड छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि अगर हमने कोई एक वर्ड उठाया हुआ तो उससे संबंधित जितने वर्ड हैं हम सारे जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। गुस्सा, नाराज़गी, आक्रोश, भड़ास, इन सब के लिए हमने एक नाउन लिया हुआ है और जाहिर सी बात है हमने इसका वर्ब बनाया हुआ है, यानी कि गुस्से से गुस्सा करना है, किसी इंसान को क्रोध दिलाना है। और जो इंसान क्रोधित है उसका इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीनों की बात करेंगे कि गुस्सा दिलाना और वो व्यक्ति जिसको गुस्सा आता है उन सब के लिए कौन कौन से वर्ड लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, सुनिए। इंग्लिश में जब कोई इंसान अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा व्यक्त करता है तो रेज वर्ड का यूज़ करते हैं। रेज की स्पेलिंग है RAG। ठीक है, अब वो रेज नहीं, जो रेज़र यूज़ करते हैं वो रेज़र नहीं, वो रेज़र RAZE होता है। RAZE, रेज का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ को हटाना, स्पेशली अतिक्रमण को हटाना। ठीक है, जैसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि सड़कों पर अपना जो है अतिक्रमण कर लेते हैं, तो वहाँ पर बुलडोज़र आता है और जो है अतिक्रमण को हटा देता है, गिरा देता है। तो रेज इसको प्रोसेस को बोलते हैं, RAZE। किसी बिल्डिंग को ढहाना, गिराना, कोलैप्स करना, डेमोलिश करना, तो RAZE है। फिलहाल RAGE बात कर रहे हैं। RAGE, रेज का मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा यानी कि नाराज़गी। रेज करेंगे तो रेज के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। फ्यूरी का यूज़ कर सकते हैं, आयर का यूज़ कर सकते हैं, कोलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊं, इन चारों वर्ड के लिए एक वर्ड और नोट कीजिएगा, रैद, WRATH। बताइए, रेज लिखा, फ्यूरी लिखा, आयर लिखा, कोलर लिखा, रैद लिखा, इन सब का मतलब गुस्सा, आक्रोश, गुस्से की इंग्लिश है। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं बताऊँ आपको, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और पथराव करते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और पथराव करते हैं। पथराव करने की इंग्लिश क्या, मैं बताऊंगा बाद में। तो जब लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आक्रोश को, जो मतलब एक प्रकार का अंदर से एंगर है और बहुत बुरी तरह से जो है बाहर निकलता है। 3 वर्ड हमारे मेन है। बड़ी इतनी डीप बात बताने का उद्देश्य ये कि जब आपके सामने इतने सारे वर्ड भरने के लिए आते हैं तो चारों ऑप्शन वही गुस्से के आते हैं। आपको वर्ड कौन सा चूज़ करना है। तो भैया भीड़ के लेवल पे जब भीड़ आक्रोश कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर तोड़-फोड़ कर रही है, तो जो भीड़ का आक्रोश है वो अलग चीज़ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में वो 3 वर्ड लगाने हैं, फ्रेंजी, वेहेमेंस, आउटबर्स्ट, भड़ास। फ्रेंजी, वेहेमेंस, आउटबर्स्ट व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने, जाहिर करने के लिए वेंट और एवेंस लिखा हुआ है। इसीलिए आक्रोश जाहिर करने को इंग्लिश में एवेंस द वेहेमेंस कहते हैं। जो मॉब हमारी उग्र भीड़ है, जो मॉब हमारी है, वो मॉब क्या कर रही है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है, क्यों भाई, है ना, आग लगा रही है। तो जो हमारी भीड़ है, आक्रोशित भीड़ है, आक्रोश को इंग्लिश में फ्रेंजी या वेहेमेंस कहेंगे। अब अगर आपने इसमें डी लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, तो आक्रोशित भीड़ कैसे बनेगा, फ्रेंजी से बनेगा फ्रेंजीड। ये देखिए कहाँ गया, वेट, फ्रेंजी से बनेगा हमारा फ्रेंजीड। स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, लिखा नहीं मैंने क्या यहाँ पे, हाँ रह गया। बहुत मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा माइंड अगर हट गया तुम्हारा ना, तो पीछे इसको बैक करके पढ़ लेना मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड तुम्हारा भटकता है, सबको भटकता है पढ़ते समय। फ्रेंजी से बनेगा फ्रेंजीड, आक्रोशित की इंग्लिश। ठीक है, वेहेमेंस से बनेगा वेहेमेंट। बताइए, जिस भीड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस भीड़ को इंग्लिश में फ्रेंजीड या वेहेमेंट मॉब। हमेशा आप ये देखिएगा, लोग जब बिल्कुल गुस्साई हुई भीड़ होती ना, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग लाश रखकर वहाँ पर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ऐसी गुस्साई भीड़ को इंग्लिश में वेहेमेंट या फ्रेंजीड मॉब कहते हैं। डी लगाने से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया मेरा भाई। बहुत गिरते हो भाई तुम, क्या बात है यार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, यहाँ पर ये गुस्से की इंग्लिश है रेज, फ्यूरी, आयर, कोलर, रैद। क्लियर है। तो किसी को गुस्सा दिलाना यानी कुछ ऐसा करना, किसी इंसान को इरिटेशन हो, इरिटेट करना, अनॉय करना। तो बहुत सारे वर्ड है। अब देखिए, इरिटेट लिखा मैंने, अनॉय लिखा मैंने यहाँ पे, रेज से बनाया वर्ब तो एनरेज बन गया। नाराज़गी, नाराज़ करना, रेज नाराज़गी, एनरेज नाराज़ करना, फ्यूरी नाराज़गी, इन्फ्यूरिएट नाराज़ करना, रेज नाराज़गी, एनरेज नाराज़ करना, फ्यूरी नाराज़गी, इन्फ्यूरिएट नाराज़ करना,
आयर नाराज़गी, अर्क नाराज़ करना। पता है, क्लियर हो रहा है? वैक्स नाराज़ करना, इरिटेट करना, एनॉय करना। इंग्लिश में मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर आप जब इनके सिनोनिम बनाने बैठेंगे नाराज़ करने के लिए, तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का मतलब कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला इंसान हमारा इरिटेट हो। पेस्टर बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, खुशबू को हम लोग इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं, इसीलिए अगरबत्ती जो होती है उसको इंसेंस स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक कहते हैं। इसी इंसेंस का दूसरा मतलब किसी इंसान को नाराज़ करना हो जाएगा। इसी इंसेंस का दूसरा मतलब किसी व्यक्ति को नाराज़ करना हो जाएगा। इंसेंस, पेस्टर, अनॉय, इरिटेट, वैक्स, अर्क, इन्फ्यूरिएट, रेज, कुछ ऐसा करना किसी इंसान को इरिटेशन। क्लियर हो गया? और सिर्फ नाराज़गी, रैद, रेज, फ्यूरी, कोलर, और ये फ्रेंजी, वेहेमेंस, आउटबर्स्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ध्यान से, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? नाराज़गी हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है? और सिर्फ वो व्यक्ति जो नाराज़ हो चुका है, यानी गुस्सा है, इरिटेटेड है, वो इंसान कौन है? एनरेज से एनरेज्ड, ऊपर बाद में देखिएगा, एनरेज से एनरेज्ड, इन्फ्यूरिएट से इन्फ्यूरिएटेड, आयर से अर्क से अर्कड। अब मैं आपको जो बताने जा रहा था वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट था। आपको याद है, जो भीड़ आक्रोशित है, गुस्साई हुई है, उस भीड़ की हम लोगों ने फ्रेंजी से फ्रेंजीड किया, वेहेमेंस से वेहेमेंट किया। मेरे भाई 2 वर्ड हमेशा याद रखिएगा, जब लोग यानी कि भीड़ बेकाबू हो जाती है तो 2 वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एमॉक और बर्जर्क। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, एमॉक और बर्जर्क। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना मेरे भाई। ध्यान से देखो, इधर देखिए, इंग्लिश में हो जाने के लिए गो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? गो लगाते हैं। तो गो एमॉक, बेकाबू हो जाना, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या बर्जर्क भी कह सकते हो मेरे भाई, बर्जर्क। तो सेंटेंस बनेगा, द मॉब हैज़ गॉन जो भीड़ है वो बेकाबू हो चुकी है। द मॉब हैज़ गॉन, बार बार बोलो मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे। एमॉक, बर्जर्क, फ्रेंजीड, वेहेमेंट, हमेशा आक्रोशित भीड़ लगाते हैं। क्लोस्टेस अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आपको ये वर्ड ज़रूर मिलेंगे, और डिपेंड करता है कि हमारी थीम कैसी क्लोस्टेस की। अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ों की बात करेंगे तो फिर आ ही जाएगा। तो रेज, फ्यूरी, आयर, कोलर, रैद, फ्रेंजी, वेहेमेंस, आउटबर्स्ट, इन सबको मतलब गुस्सा। रेज, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, आयर से अर्क, वैक्स, इरिटेट, अनॉय, पेस्टर, इंसेंस, जिसका मतलब खुशबू होता है, इसका दूसरा मतलब किसी व्यक्ति को नाराज़ करना हो जाएगा। क्लियर हो गया? और जो व्यक्ति नाराज़ है, आक्रोशित है, उसके लिए एमॉक, बर्जर्क, वेहेमेंट, और भैया यहाँ पर फ्रेंजी का फ्रेंजीड भी लिख लीजिएगा। ये मैंने देखिए, इनको वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए नीचे, ये देखिए। क्लियर हो गया? चलो, नाराज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड जो है और छोड़ा हुआ है, वो है एग्रावेट। अब जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एग्रावेट के 2 मतलब होते हैं। एक, किसी भी चीज़ की स्थिति में गिरावट आना, यानी कि हालत का बद से बदतर हो जाना। इसमें बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमने नाराज़ करने के लिए एनरेज लिखा, इन्फ्यूरिएट लिखा, अर्क लिखा। ठीक है, नाराज़ करने के लिए मैं 2 वर्ड ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। ये जो आप जो देख रहे हैं ना, एग्रावेट, एक्जेसरबेट, एग्रावेट और एक्जेसरबेट, इन दोनों का मतलब होता है किसी व्यक्ति की हालत में सुधार आने के बजाय हालत का और ज़्यादा बिगड़ना। बताइए। और इन्हीं दोनों का मतलब किसी इंसान को नाराज़ करना भी होता है। एग्रावेट
एग्जेसरबेट, इन दोनों का मतलब हुआ हालत का जो है पहले से ज़्यादा बिगड़ना। जैसे आपने बोला कि आपकी मदर की हालत कैसी है, मेरी माँ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, माई मदर्स कंडीशन इज एग्रावेटिंग डे बाय डे। ठीक है, आप यहाँ पर एग्रावेट को एग्जेसरबेट कह सकते हो, और हालत में गिरावट आने को इंग्लिश में हम लोग डेटीरियोरेट भी कह सकते हैं। बताइए आ गया। इन तीनों का मतलब क्या है? हालत में बिगाड़ आना, यानी कि हालत जो है और ज़्यादा बिगड़ना, बद से बदतर हो जाना। ठीक, पहले से बुरा हो गया है तो वर्स कहते हैं, बुरा हो जाना तो वर्जन, यानी कि चारों पर्यायवाची का मतलब क्या हो जाएगा? हालत का पहले से और ज़्यादा बिगड़ जाना। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करेंगे, फिर से ध्यान से, बहुत ध्यान से, एग्रावेट और एग्जेसरबेट की बात करेंगे तो इन दोनों का मतलब जो है किसी इंसान को नाराज़ करने के लिए ये पर्यायवाची बनते हैं, यानी सिनोनिम बनते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्रावेट को जो है लिखा हुआ है, ये तो नाराज़ डी लगा दिया। यहाँ पर आप ये करिए, एक काम करिए, एग्रावेट को और एग्जेसरबेट को यहाँ नोट कीजिएगा, नाराज़ करना। ठीक, नाराज़ करना, नाराज़ करना यहाँ लिख दीजिएगा। और इन चारों का मतलब अगर अलग से लिया जाएगा तो इन चारों मतलब क्या हो जाएगा? हालत में बिगाड़ आना, यानी कि हालत जो है बद से बदतर हो जाना। बताइए क्लियर हो रहा है? फिर से देख लीजिएगा, एग्रावेट नाराज़ करना, एग्जेसरबेट नाराज़ करना, दो बहुत हैं यहाँ पे, इन दोनों मतलब नाराज़ करना हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, हालत का बद से बदतर, सॉरी, हालत में जो है बिगाड़ आना, एग्रावेट, एग्जेसरबेट, डेटीरियोरेट, वर्जन। क्लियर हो रहा है भाई? मैंने इतने सारे वर्ड हम लोग, क्या बात है भाई, इतने सारे वर्ड हम लोग जो हैं बार बार कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। थोड़े से सुनने में ज़्यादा है, लेकिन आप देख देखिए मेरे साथ याद कीजिएगा, वीडियो आराम से पॉज करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे मतलब क्या हो जाएगा? हालत को पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना। हम लोग बात करते हैं पथराव करने की। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पथराव करता है, एक पार्टी, एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पर पथराव करेगा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेल्ट या हर्ल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, पथराव करने को हम इंग्लिश में पेल्ट द स्टोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्ट द स्टोन्स करते हैं, पथराव करना। और हर्ल का मतलब भी वही होता है, टू थ्रो फोर्सफुली, ये वन वर्ड में आ चुका है 10+2 में, टू थ्रो फोर्सफुली। क्लियर है? अब जब भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी नेता पर जूता फेंक देता है, कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि किसी मिनिस्टर पर जो है, आपने याद होगा अरविंद केजरीवाल पर भी किसी ने जूता फेंक दिया था। तो किसी मिनिस्टर पर जब कोई व्यक्ति जूता फेंकता है तो हर्ल द शू लगाते हैं। तो जूता फेंकने वाली जितनी घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं में हमारा जो वोकैब यूज़ होता है वो हमेशा हर्ल ही यूज़ होता है, और जिस पर भी जूता फेंकते हैं वो हमेशा एट लगाते हैं। तो फिलहाल पेल्ट द स्टोन्स, दम लगाकर फेंकना, पथराव करना, और हर्ल भी वही हो जाएगा। जब आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हैं, हथगोला, तो भी हर्ल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। क्लियर? आइए काम करते, पूरा रिवाइज कर लेते पहले। हाँ, ये मैं आपको एक बात थोड़ा सा बताने वाला था, मैं भूल गया, कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वेंट और एवेंस लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और गुस्सा जाहिर करने के लिए, वेंट का मतलब तो वैसे भी जाहिर करना होता है, गुस्सा जाहिर करने के लिए इंग्लिश में वेंट द स्प्लीन लगाते हैं। बताइए क्लियर हो रहा है? वेंट द स्प्लीन लगाते हैं, क्या हो जाएगा? गुस्सा जाहिर करना। चलिए, अच्छा, जब व्यक्ति बेकाबू हो जाता है, यानी कि भीड़ बेकाबू हो जाती है, आपे से बाहर हो जाती है, तो इंग्लिश में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? फ्रेंजीड यूज़ करते हैं, फ्रेंजीड यूज़ करते हैं, वेहेमेंस से वेहेमेंट यूज़ करते हैं, बर्जर्ग यूज़ करते हैं, एमॉक यूज़ करते हैं। गो एमॉक तो मुहावरा वैसे भी आपे से बाहर हो जाना। इंसान का आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए, गुस्से में होने के लिए 4 वर्ड का यूज़ करते हैं, बाकी काम चलता पर्यायवाची के सामने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई सिचुएशन बेकाबू हो जाती है, पुलिस लाठीचार्ज क्यों करती है, पुलिस आंसू गैस गोले क्यों छोड़ती है, मेरे भाई, जब भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है, स्थिति बेकाबू हो जाती है, तो सेंटेंस क्या लिख कर आता है? ध्यान समझिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, गो हे वायर। एक साथ है, हर जगह नहीं, तो मैंने नीचे लिख दिया है एक साथ, कोई इस बीच में स्पेस नहीं है। HAYWIRE, ठीक है। गो हे वायर, स्थिति का बेकाबू हो जाना। तो सेंटेंस बनाएंगे, द सिचुएशन हैज़ गॉन हे वायर, द सिचुएशन हैज़ गॉन हे वायर, स्थिति का बिल्कुल बेकाबू हो जाने की स्थिति का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। क्लियर हो रहा है? ठीक, आज हमने जितना पढ़ा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नोट करना है तो आराम से मैं बोल रहा हूँ, भाई मेरे नोट करते जाना। ठीक है, सुनना, पॉज करना, नोट करना, सुनना, पॉज करना, नोट करना, सुनना, पॉज करना, रोकना, नोट करना। ठीक है, सुनो।
वीडियो की शुरुआत की हमने सबसे पहले वर्जन से। वर्जन माने होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से प्रगति करना, विकास करना, तरक्की करना, फलना फूलना। वर्जन, प्रॉस्पर, फ्लोरिश, थ्राइव, ये सारे आपस में पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स, ट्रेड माने व्यापार। द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स इज़ फ्लोरिशिंग ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश भर में जो ड्रग्स का कारोबार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आए बच्चों? उसके बाद हमने एक वर्ड लिखा था प्रोलिफरेट, PROLIFERATE, संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन होना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होना। मल्टीप्लाई हमारा प्रोलिफरेट का सिनोनिम जो है बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। वर्जन नीचे लिखा ब्लजन माने भारी वस्तु से पीटना, टू बीट समवन विद हैवी ऑब्जेक्ट। थ्रैश पिटाई करने के लिए, बैटर पिटाई करने के लिए, अजेल ASSAIL, ये सारे पिटाई करने के लिए लगाते हैं। और जो पीटता है, उपद्रव फैलाता है, अराजकता फैलाता है सड़कों पर, ऐसे उपद्रवी लोगों को मिसक्रिएंट्स, एजेलेंट, एजेल में ANT लगा देंगे, हुलीगन या गून कहते हैं, गुंडे, हुलीगन्स, मिसक्रिएंट, गूंस। क्लियर है? ठीक है। स्पेयर एक एडजेक्टिव भी है, एक वर्ब भी है। एडजेक्टिव है तो खाली समय को बोलते हैं स्पेयर टाइम। वर्ब है तो किसी इंसान को छोड़ने के लिए, बख्शने के लिए इंग्लिश में आई शैल नॉट स्पेयर यू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, एज अ वर्ब एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। यूज़ क्लियर होगा मेरे भाई तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइज माने होता है भेष, अलग से नोट करिएगा। गाइज माने होता है भेष, के भेष में को इंग्लिश में बोलते हैं इन द गाइज ऑफ। क्या बोलते हैं? इन द गाइज ऑफ। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि रावण केम इन द गाइज ऑफ अ सेंट टू किडनैप सीता, या DT सीता, गॉडेस सीता। मैस्कुलेट, सॉरी, डिस्गाइज माने क्या हो जाएगा? भेष बदलना। मैस्कुलेट सिनोनिम हो जाएगा, और कैमोफ्लेज भी सिनोनिम हो जाएगा, वातावरण के अनुसार रंग बदलना। स्टर्न, स्ट्रिंजेंट, सिवियर, हार्श, रिगरस, नीचे लिख लीजिएगा टू टेक स्टर्न स्टेप, सख्त कदम उठाना। बताइए आ रहा है? लीनियंट, सख्ती में नरमी बरतना। क्या बोलेंगे? सख्ती में नरमी बरतना। इसका ऑपोजिट स्ट्रिक्ट हो जाएगा। द जज बिकेम लीनियंट टू द एक्यूज, जो जज है वो अपराधी के खिलाफ थोड़ा सा लीनियंट हो गया। अब यहाँ पर गलती के लिए पछताना। सबसे पहले बात तो पछताने के लिए वर्ब है पछताना, पछतावा नाउन, जो पछता है एडजेक्टिव। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। पछताने की इंग्लिश कौन कौन सी है? रिव, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट, और सब में प्रपोजिशन फॉर। रिव, रिपेंट, रिग्रेट, एटोन, एक्सपिएट। पछतावा, रिपेंट से रिपेंटेंस, पर्यायवाची पेनिटेंस, यानी कि सिनोनिम पेनिटेंस। रिग्रेट से रिग्रेशन, सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिमॉर्स। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? कंपंक्शन। जो इंसान पछताता है उस इंसान को रिपेंटेंट, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, कॉन्ट्राइट, CONTRITE ये बोलते हैं। चलिए बढ़िया। अब इधर आ जाइए। गुस्सा, गुस्सा दिलाना, और वो व्यक्ति जो गुस्से में है। ठीक है। गुस्सा, रेज, फ्यूरी, आयर, रैद, ये भी नोट कीजिएगा। कोलर, फ्रेंजी, वेहेमेंस, आउटबर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो रहा है? गुस्सा दिलाना क्या है? रेज से एनरेज, फ्यूरी से इन्फ्यूरिएट, आयर से अर्क, वैक्स और इरिटेट, अनॉय, पेस्टर और इंसेंस। इन सबको मतलब क्या होगा? गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने के लिए 2 वर्ड और इसमें बढ़ाइएगा, एग्रेवेट और एग्जेसरबेट। ठीक। और बाद में इन चारों को लिख लीजिएगा, हालत का बद से बदतर होना, यानी कि हालत में गिरावट आना। जो इंसान गुस्से में है, परेशान है, आक्रोशित है, फ्रेंजीड, वेहेमेंट, और यहाँ से लेके सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एमॉक और बर्जर्क हमने लिखा हुआ ऊपर ना, ठीक लिखा हुआ है। भीड़ बेकाबू हो गई तो गो बर्जर्क, सिचुएशन बेकाबू हो गई तो गो हेवायर। और हालत बिगड़ने के लिए इंग्लिश में ये 4 वर्ड लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, हिज मदर्स कंडीशन इज एग्रावेटिंग डे बाई डे। क्लियर हो रहा है? पथराव करने के लिए या जूता फेंकने के लिए, स्पेशल दम लगाकर फेंकने के लिए, मैं मजाक कर रहा था, जूता फेंकने के लिए पेल्ट या हार्ड लगाते हैं। पेल्ट या हार्ड मतलब क्या हो जाएगा? दम लगाकर फेंकना। और जाहिर करने के 2 वर्ड इंग्लिश में, एक क्या हो जाएगा मेरे भाई? वेंट हो जाएगा, एक एविल्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? वेंट ऑफ द स्पीन क्या हो जाएगा? गुस्सा जाहिर करना। ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों हमारे लिए आज का सेशन। क्लियर हो रहा है?
मेरा जो उद्देश्य था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, वो ये था दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक बार में चीज़ें याद नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते क्लास में नहीं पढ़ पाते, तो वो तो ठीक ही है। बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे भी जुड़ गए हमारे साथ में जो घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बनाना मेरे लिए एक प्रकार की ड्यूटी बन गई है और मुझे उनके साथ ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप सबका सहयोग इस तरह बना रहेगा तो जो हमारा लेक्चर है वो इसी तरह और ज़्यादा अच्छे से होता रहेगा, ठीक है? तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद तो पढ़िए ही, साथ में आप उन लोगों का भी जो है कोऑपरेशन लीजिए, जो आपके साथ उनको भी जो है कोऑपरेट कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं और वो किसी कारणों से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँगे तो जो बच्चे ऑफ़लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो यहाँ से पढ़ पाएँगे। कोई क्लास का मैटर ही हम लोग यहाँ पर पूरा पढ़ा रहे हैं, कोई डिफ़रेंस नहीं, जैसा क्लास में वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है? कुछ लेक्चर तो मैंने शाम को कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर क्लास में ही जो है रिकॉर्ड कर लिया, पढ़ा दिया, ठीक है? तो जो आपको सहयोग है वो बना रहे इसी तरह, तो हम लोग और काम करने के लिए और एंथुसियास्टिक होंगे और ज़्यादा चार्ज्ड होंगे, ठीक है? तो अपना काम अच्छे से करिए। ये बात मैंने वीडियो क्लास में इसलिए बोली कि क्योंकि वही लोग समझ पाएँगे जो वीडियो के अंत तक पहुँचे होंगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के टर्न पे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा पढ़ लिया होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। समझदार हैं आप लोग और लोगों से शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। मिलते हैं कल के टर्न पे, तब तक धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी को।